हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पीजीटी कॉमर्स में पूछे ही जाते हैं। हमेशा क्वेश्चन आता है पीजीटी कॉमर्स में, बात करें तो क्वेश्चन आएगा। इनकम टैक्स जो अकाउंटिंग इनकम टैक्स है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पर कई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज हम लोग इनकम टैक्स के उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस निवासीय स्थिति एवं कर दायित्व, ये आपका टॉपिक है, निवासीय स्थिति एवं कर दायित्व। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा अमूमन पूछे जाते हैं। देखिए एक निवासीय स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में क्या है, अंतर होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा कहाँ डिफाइन किया गया है? रेजिडेंशियल स्टेटस जो है डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में। और सिटीजनशिप कहाँ डिफाइन किया गया है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है। हो सकता मैं भारत का नागरिक हूँ पर निवासी नहीं हूँ, और मैं भारत का निवासी हूँ पर भारत का नागरिक नहीं हूँ, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तमाम ऐसे लोग जो देश में आते हैं और दूसरे देश के हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो भारत के निवासी हैं पर भारत के नागरिक नहीं। हमारे देश के तमाम लोग बाहर के कंट्रियों में जाके काम करते हैं पर वो वहाँ के निवासी हो गए, पर जो है नागरिक कहाँ के? इंडिया के हैं। तो जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे लगाया जाता है, आपकी निवासी स्थिति पे लगाया जाता है, ना कि आपकी नागरिकता पर लगाया जाता है। तो निवासी स्थिति कैसे डिटरमाइन होगी, इसको बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में यदि हम बात करें, 2 जनरल कंडीशन दी हुई हैं और 2 स्पेशल कंडीशन दी हुई हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के निवासी बताए गए हैं। एक साधारण निवासी ऑर्डरली रेजिडेंट, एक असाधारण निवासी नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट, और तीसरा जो है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। 3 प्रकार के लोग बताए गए। कैसे डिटरमाइन करेंगे? 2 स्पेशल जनरल कंडीशन है, 2 जनरल कंडीशन है, सामान्य शर्तें जिनको बोले, सेक्शन 6 के फर्स्ट में गिवन है। इसमें कहा गया पहली जनरल कंडीशन क्या है? 182 डेज लास्ट प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन भारत में रहा हो? 182 मस्ट रिसाइडेड इन इंडिया at least 182 days, must resided in India at least 182 days in previous year। पहली तो कंडीशन क्या बताई गई? भारत में वास्तव में वो रहा हो कितने दिन? 182 दिन रहा हो। दूसरी जनरल कंडीशन क्या है? मस्ट रिसाइडेड इन इंडिया at least 365 days preceding previous 365 days in last 4 year preceding concerned previous year in previous year must resided 60 days। याद रखिएगा, बोला गया गत वर्ष को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में कितने दिन भारत में रहा हो? 365 दिन भारत में रहा हो। और लास्ट ईयर में कितने दिन भारत में रहा हो? प्रीवियस ईयर में 60 दिन भारत में रहा हो। 2 जनरल कंडीशंस हैं। और फिर आती हैं आपकी स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में बताता है प्रीवियस ईयर को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर के बाद पहले के 10 सालों में कम से कम उसके पास 2 साल का क्या होना चाहिए? रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए। कंसर्न प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में कम से कम वो 2 साल भारत का निवासी हो। और फिर प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 सालों में कम से कम वो 730 दिन भारत में रहा हो। कम से कम 730 दिन
भारत में रहा हो। ये 4 कंडीशंस जो हैं आपकी दी हुई है, 2 जनरल कंडीशंस हैं, 2 स्पेशल कंडीशन है, दोनों चारों को आपको उंगलियों पे याद रखना है। देखिए भारत में पिछले गत वर्ष को में वो भारत में कितने दिन रहा हो, 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, और गत वर्ष को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। गत वर्ष में कितने दिन भारत में रहा हो, कम से कम जो है आप गत वर्ष में वो रहा हो 60 दिन भारत में रहा हो, 60 डेज भारत में रहा हो। और स्पेशल कंडीशन प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में 2 साल वो भारत का निवासी हो, और पिछले 7 सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़कर 730 दिन भारत में रहा हो। ऐसी 4 कंडीशंस आपको गिवन है, आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है, कैसे उस पर टैक्स इंसिडेंस होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है डिटरमाइन होता है, अब हम बात कर लेते हैं एक टेबल के माध्यम से, इसको समझेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जनरल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, जनरल कंडीशन और स्पेशल कंडीशन। जनरल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पर्सन जो है यहाँ पर कितने प्रकार के डिफाइन किए गए, 3 प्रकार के। पहला पर्सन कौन सा है, रेजिडेंट, जिसको हम साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं। दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको असाधारण निवासी कहते हैं। और तीसरा जो है एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। यदि कोई एक जनरल कंडीशन, दोनों में से कोई एक जनरल कंडीशन फॉलो करे और दोनों स्पेशल कंडीशन फॉलो करे, तो वो क्या होगा, वो भारत का निवासी कहलाएगा। जनरल कंडीशन कौन सी है, कम से कम पिछले साल में 182 दिन भारत में रहा हो, पिछले साल को छोड़कर, गत वर्ष को छोड़कर पिछले 4 सालों में वो 365 दिन भारत में रहा हो, और पिछले साल में कितने दिन भारत में रहा हो, 60 दिन भारत में रहा हो। 2 जनरल कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड कोई भी फॉलो करे, एक फॉलो करनी चाहिए। दोनों फॉलो कर रहा कोई दिक्कत नहीं, एक कम से कम फॉलो हो। और दोनों स्पेशल कंडीशन, पिछले 10 सालों में उसके पास 2 साल का रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए प्रीवियस ईयर को छोड़कर, पिछले 7 सालों में वो 730 दिन भारत में रहा हो। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन में एक जनरल कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक और नन, दोनों फॉलो करेगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। कोई एक फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो करता है, तो क्या होगा, पर एक जनरल कंडीशन वो फॉलो कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। और नन, यदि कोई भी जनरल कंडीशन नहीं फॉलो करता है तो वो क्या होगा, नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, क्रू मेंबर्स की कंडीशंस में, या ऐसे पर्सन जो भारत के निवासी हैं, भारत टहलने आए हुए हैं, मतलब भारत के नागरिक हैं या उनके पूर्वज भारत के नागरिक थे, वो भारत में टहलने आए हैं, भारत दर्शन पर आए हैं, तो उस कंडीशन में पहली वाली ही जनरल कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जो भारत में 182 दिन भारत में रहा हो। एक्चुअली रिसाइडेड मीट का मतलब क्या है, बॉर्डरली प्रेजेंट इन इंडिया, बॉर्डरली वो भारत में होना चाहिए, ना कि उसका मकान होने से या कपड़े होने से कोई मतलब नहीं। और ये टाइम पीरियड रेगुलर जरूरी नहीं है, टाइम पर गैप करके भी क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए, तो समझ गए होंगे ये होता है। अब टैक्स इंसिडेंस कैसे बनता है, अब बात करते हैं कि इस पर टैक्स इंसिडेंस कैसे होता है, कराघात कैसे होता है, कर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए रेजिडेंट है, यदि भारत का रेजिडेंट है तो रेजिडेंट होने की कंडीशन में उसको 2 प्रकार की इनकम हो सकती है, एक इंडियन इनकम हो सकती है, एक फॉरेन इनकम हो सकती है। भारतीय आय का मतलब क्या है, जो भारत में कमाई गई हो या कमाई गई समझी गई हो, रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया। भारत में उपार्जित हुई हो या उपार्जित हुई समझी गई हो, एक इंडियन इनकम होती है। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है फॉरेन इनकम, विदेशी आय, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम का क्या मतलब है, भारत के बिजनेस से, भारत में कंट्रोल बिजनेस से विदेश में कोई पैसा प्राप्त किया गया है
तो वो विदेशी आय होगी। विदेश में कंट्रोल बिजनेस से विदेश में कोई पैसा प्राप्त किया गया है, वो भी विदेशी आय होगी। और विदेश में कमाई गई आय बाद में भारत लाई गई, वो भी विदेशी आय होगी। तो रेजिडेंट को जितनी भी इनकम है, भले वो फॉरेन हो या इंडियन हो, दोनों पर ही क्या करना पड़ता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। जो रेजिडेंट होगा उसको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पर ही टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी देशी आय हो या विदेशी आय हो। नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट है, असाधारण निवासी है, तो उसको इंडियन इनकम पर तो टैक्स देना ही देना है। भारत में जिस कमाया है उसने, उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। साथ में उस फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा जो कंट्रोल्ड बिजनेस था, कहाँ का, इंडिया का, जो इंडिया से कंट्रोल किया गया। जैसे भारत में कंट्रोल बिजनेस है, बिजनेस का ऑफिस यहाँ पर है, बिजनेस कहाँ से चलाया जा रहा है, यहाँ से चलाया जा रहा है, पैसा चाइना में मिल रहा है, तो है तो फॉरेन इनकम क्योंकि वहाँ पर मिला है, पर वो कंट्रोल बिजनेस कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो उस इनकम पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बाकी और इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कि विदेश में जो हमारा कह सकते बिजनेस है, जैसे चाइना में बिजनेस है, चाइना में ही पैसा मिलता है तो उस पर नहीं टैक्स देना पड़ेगा। चाइना में बिजनेस है और यूएसए में पैसा मिलता है, उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ना ही उस पैसे पे जो भारत के बाहर कमाया गया बाद में भारत लाया गया, उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। केवल फॉरेन इनकम, वो जो भारत में जो बिजनेस कंट्रोल किया जा रहा है उससे कमाई गई है, तो उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद एनआरआई की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया की बात करते हैं, तो वो केवल लाइबल होता है टैक्स देने के लिए। कौन सी इनकम पर, वो ओनली लाइबल है इंडियन इनकम पर टैक्स देने के लिए। वो इंडियन इनकम पर ही टैक्स देगा, ना कि कोई फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देगा। तभी हर व्यक्ति जो है अपनी निवासी स्थिति को देखना चाहता है। जैसे मैं भारत का निवासी हूँ तो मैं रेजिडेंट, हमको क्या है, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि मैं नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट था, मतलब मैं कोई भी एक स्पेशल कंडीशन नहीं फॉलो करता था, एक जनरल कंडीशन फॉलो करता था, तो उस कंडीशन पे हमको भारतीय आय पर तो टैक्स देना ही देना है, प्लस किसी टैक्स पर देना है, फॉरेन इनकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, केवल उसी इनकम पर जो इंडिया से गवर्न किया गया है। एनआरआई केवल जो है इंडियन इनकम पर टैक्स देने के लिए क्या होता है, लाइबल होता है। एनआरआई केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देगा, इसके अलावा किसी भी इनकम पर टैक्स नहीं देगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं कि मिस्टर सेनवान जो थे वो 10 अप्रैल को भारत आए और उसके बाद 31 मई को चले गए, फिर दोबारा वो 12 नवंबर को भारत आए और 2 जनवरी को चले गए, तो उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए, वो कितने दिन भारत में निवासी हैं कि नहीं है, निवासी स्थिति क्या है उनकी, और टैक्स कैसे इम्पोज किया जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ईयर डेज की, तो जिस दिन वो आया है और जिस दिन गया है वो दोनों ही डेज क्या कर लिए जाते हैं, काउंट कर लिए जाते हैं। और किसी भी इंटरवल में रहा हो, 182 दिन भारत में रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन में 182 डेज निकालने पड़ते हैं। दूसरी कंडीशंस जो है नहीं दी होती तो हम निवासी स्थिति जो है निकाल लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपको 2 जनरल कंडीशन याद रखनी है, 2 स्पेशल कंडीशन याद रखनी है। 2 जनरल कंडीशन कौन कौन सी हैं, पिछले वर्ष में, गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। और दूसरी जनरल कंडीशन क्या है, पिछले गत वर्ष को छोड़कर पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो और पिछले वर्ष को छोड़ पिछले वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। जैसे इस समय प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 2019-20 प्रीवियस ईयर चल रहा है, और असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2020 और 21 चल रहा है। तो 2019-20 का जो प्रीवियस ईयर था, 2020-21 में उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब जो है इस समय जो चल रहा है करंट ईयर, ये इसका जो है असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22 होगा।
अब इस साल में वो कम से कम कितने दिन भारत में रहा हो, 60 दिन भारत में रहा हो, और इसके पहले के जो 4 साल हैं उसमें कितने दिन भारत में रहा हो, 365 दिन भारत में रहा हो। पहली कंडीशन में इसी साल में 182 दिन भारत में रहना चाहिए। तो जनरल कंडीशन है, तो उस स्पेशल कंडीशन की बात करें तो स्पेशल कंडीशन में इस साल को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर, कंसर्न प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में, 2019-20 के पहले के 10 सालों में उसके पास 2 साल का रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए, मतलब वो भारत का निवासी रहा हो, और इस साल को छोड़कर पिछले 7 सालों में कम से कम वो 730 दिन भारत में रहा हो। ये 2 स्पेशल कंडीशन है। यदि कोई एक जनरल कंडीशन, दोनों स्पेशल कंडीशन फॉलो करेगा तो भारत का निवासी होगा। यदि एक स्पेशल जनरल कंडीशन फॉलो कर रहा है, कोई एक स्पेशल कंडीशन फॉलो करता है या कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं फॉलो करता है तो वो नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट होगा, असाधारण निवासी होगा। तीसरी बात करते हैं तो तीसरी बात करेंगे कि यदि वो कोई भी जनरल कंडीशन नहीं फॉलो करता है तो एनआरआई होगा, नॉट रेजिडेंट इन इंडिया होगा, और उन पे जो टैक्स इंसिडेंट किया जाएगा तो रेजिडेंट होगा, तो इंडियन इनकम और प्लस फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स देना पड़ेगा। नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट है तो उनको इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम जो इंडिया से कंट्रोल किया गया बिजनेस है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और एनआरआई है तो केवल उसको इंडियन इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबिलिटी होती है। देखिए पिछली क्लासों में हमने देखा कि पर्सन 7 प्रकार के होते हैं, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए था। एचयूएफ के लिए कहा जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा, यदि उसका बिजनेस जो है पार्शली या फुल्ली कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो रेजिडेंट, बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो एनआरआई, और दोनों स्पेशल कंडीशन नहीं फॉलो कर पा रहा है, वो पार्शली कंट्रोल हो रहा है तो नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट। कंपनी की कंडीशन में क्या है, कंपनी की कंडीशन में बात करें तो बिजनेस जो है भारत से पार्शली या फुल्ली कंट्रोल हो रहा है और भारत की कंपनी है तो रेजिडेंट कहा जाएगा। यदि कंडीशन ऊपर वाली नहीं फॉलो करेगी तो क्या कहा जाएगा, एनआरआई कहा जाएगा। फर्म की कंडीशन में ऐसे तो टैक्स इंसिडेंस ऐसे होता है। देखिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको एनआरआई मान लिया जाए क्योंकि उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, पर ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट नहीं हैं, आप एनआरआई हैं या नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट है। जो टैक्स जो लगेगा आप पर इस निवासी स्थित पर लगेगा, ना कि आपकी नागरिकता पर लगाया जाता है। नागरिकता दूसरी चीज है, निवासी स्थित दूसरी चीज है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नागरिकता हमारा संविधान डिफाइन करता है आर्टिकल 4, और नागरिक जो निवासी स्थित है वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 6 जो है उसको डिफाइन करता है। यदि आप कोई इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे की क्लास जो है आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करिए। आगे की क्लास है ऐसे ही कंटिन्यू, ऐसे डीप में इस सारी चीज़ों को और डीप में पढ़ते हुए चलेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन ना रहेगा जो आपसे अटेम्प्ट ना हो। देखिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हायर एजुकेशन की कमीशन से पोस्टें आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जहाँ सिलेबस में है तो पूछा ही जाएगा, हर हालत में पूछा जाएगा। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इंसिडेंस पूछा गया, देखिए 2018 में इंसिडेंस टैक्स का पूछा गया था, उसके पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, और किस सेक्शन में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपको कोई इसमें डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और आगे की ऐसी क्लासें आपको देखनी है तो आप हमारे जो है कोर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।